गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे राजनीति का हाल, करेंगे खेलों की पड़ताल, साथ ही आपको बताएंगे मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भीषण ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और बड़े हिस्से में बिजली गुल है। हालात को देखते हुए सेना को बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुलाया गया है। सेना के जवानों को कई पावर स्टेशन पर बिजली आपूर्ति पर कर्मचारियों की मदद करते देखा गया। राजौरी के थूडी सब स्टेशन पर सेना और एमईएस के कर्मचारियों की साझा टीम ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पावर ग्रिड की टीम ने सांबा जिले में भी बिजली आपूर्ति बहाल करने में कामयाबी पाली है। तो जम्मू कश्मीर में पारा नीचे लुढ़क रहा है और बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सेना बीच बचाव के लिए आई है। सेना तमाम पावर ग्रिड्स पर काम शुरू कर चुकी है। अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलकर सेना की पुरजोर कोशिश है कि इलाके में बिजली सप्लाई बहाल की जाए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सेना के जवान सरहद पर तो हैं ही, साथ ही साथ सिविलियन कामों में भी वो जनता की मदद कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में अब वो बिजली बहाली के लिए प्रबंधन के साथ काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का और ये गुजरात से आ रही है। गुजरात में पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट अल हुसैनी में 6 पाकिस्तानी सवार थे। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन, बोट से 400 करोड़ की 77 किलो हेरोइन जब्त की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अल हुसैनी बोट से 6 पाकिस्तानी सवार थे, वहां से करोड़ों की हेरोइन बरामद हुई है। कोस्ट गार्ड और एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में यह कार्रवाई हुई है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है। और गुजरात में पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट से करीब 400 करोड़ की 77 किलो हेरोइन जब्त की गई है और इस बोट पर 6 पाकिस्तानी सवार थे। और अब देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। राज्यसभा में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सरकार ने सुबह 10 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन दलों को न्योता दिया गया है जिनके सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। इनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया था कि दलों को इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने यह बैठक बुलाई है। क्योंकि इस पूरे हफ्ते में राज्यसभा में ठीक से कामकाज नहीं हो सका। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबित सांसदों के फ्लोर लीडर को पत्र लिखकर बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में निलंबित सांसदों के फ्लोर लीडर शामिल होंगे या नहीं, इस पर फैसले के लिए विपक्ष सुबह 9:45 बजे कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेगा। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि मीटिंग में इन दलों के नेता शामिल होंगे या नहीं। निलंबित सांसद संसद परिसर के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने अपना निलंबन रद्द किए जाने तक हर दिन प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। देश भर में आज से सुशासन सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत ये खास अभियान चलाया जा रहा है। सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारे और सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ये विशेष कैंपेन चला रही है। इसका मकसद देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ाना है। इसलिए इस कैंपेन को प्रशासन गांव की ओर नाम दिया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह आज इस कैंपेन को लॉन्च करेंगे। हर जिले की तहसील में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जिले के कलेक्टर भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस कार्यक्रम से जुड़ी गाइडलाइंस राज्यों के साथ शेयर कर दी है। इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी एक सेंट्रल पोर्टल के जरिए की जाएगी। जिला कलेक्टर तहसील स्तरों पर पहुंचकर इस कार्यक्रम की निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर में आज से परिसीमन आयोग की बैठक है। विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से निर्धारण के लिए गठित परिसीमन आयोग की कमेटी ने ये मीटिंग बुलाई है।
बैठक में परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बैठक में शामिल हो रही है। वहीं पीडीपी ने बैठक से किनारा बना लिया है। पीडीपी का कहना है कि उसे परिसीमन आयोग पर भरोसा नहीं है। पीडीपी ने परिसीमन आयोग पर बीजेपी के एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि परिसीमन आयोग बीजेपी का आयोग है। मुफ्ती का आरोप है कि बीजेपी का प्रयास अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों को खड़ा करने और लोगों को और अधिक शक्तिहीन बनाना है। बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पीडीपी ने परिसीमन आयोग को बीजेपी का आयोग बताया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा और धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग के दौरान बम फेंकने जैसी घटनाओं के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा के पीछे तृणमूल का हाथ होने के सबूत कोर्ट में रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 23 दिसंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान वो हिंसा के सबूत और वीडियो क्लिप पेश करेंगे। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर रही है। शुवेंदु के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में राजभवन पहुंचा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ से चुनाव में हिंसा और धांधली की शिकायत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केएमसी में व्यापक चुनावी कदाचार की खबरें और अब प्रशासन का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाया है। इन नेताओं का आरोप है कि पुलिस के साथ मिलकर टीएमसी ने वोट की लूट की है। बीजेपी ने चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि सड़क पर भी लड़ाई होगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। पंजाब में बेअदबी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के अंदर बेअदबी का मामला अभी गरमाया ही है कि कपूरथला से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि निशांत साहिब की बेअदबी के आरोपी की भीड़ ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मामला चोरी का है, बेअदबी का नहीं। मामले में कपूरथला के एसएसपी का कहना है कि कपूरथला के गांव निजामपुर में हुई घटना चोरी की वारदात थी, ना कि बेअदबी की। वहीं मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के मिर्जापुर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजमार्गों का लोकार्पण करेंगे। भारतमाला परियोजना के NHDB 4B योजना के तहत जिले के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और टोल प्लाजा का केंद्रीय मंत्री लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री के साथ ही जिले की सांसद अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। लोकार्पण के बाद गडकरी एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दिन राज्य में नए परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है, लोकार्पण हो रहे हैं और विकास के कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज इसी कड़ी में लखनऊ में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा को आसमान में एक साथ 500 ड्रोन के जरिए संगीत, लेजर लाइट, कलाबाजियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग इस शो का आयोजन कर रहा है। शो के लिए रूस से 500 ड्रोन और ड्रोन इंजीनियरों की विशेष टीम लखनऊ बुलाई गई है। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल ने विवादित बयान दिया है। पाटिल ने अपने विधानसभा क्षेत्र जलगांव जिले की सड़कों की तुलना एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गाल से की है। राज्य के महिला आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंत्री से बयान पर माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर गुलाबराव पाटिल
सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई वर्षों तक जलगांव सीट से विधायक रहे एकनाथ खड़से पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए राज्य के जलापूर्ति मंत्री पाटिल ने कहा कि जो 30 सालों तक विधायक रहे हैं उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आकर सड़कों को देखना चाहिए। अगर ये हेमा मालिनी के गाल जैसी नहीं है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कर्नाटक में एक बार फिर से सीएम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने अपने इलाके में इसके संकेत दिए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए अपने लोगों से भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में पद और रुतबा कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जीवन अपने आप में ही हमेशा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सच्चाई को वो पूरी तरह जानते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई सीएम नहीं है बल्कि केवल बसवराज हैं, क्योंकि बसवराज नाम स्थायी है, पद स्थायी नहीं है। सियासी गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बोम्मई को पद से हटाया जा सकता है। बोम्मई ने 28 जुलाई 2021 को पद संभाला था जब बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। देश में ओमाइक्रॉन तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक 153 लोगों को कोरोना के इस नए वेरिएंट ने बीमार बना दिया है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अब तक ओमाइक्रॉन के मरीजों को मिलने की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र में है, जहां अब तक 54 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी खतरा तेजी से मंडरा रहा है। अब तक देश की राजधानी में 22 मरीजों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में करीब 6 महीने बाद फिर से कोरोना के मामले 100 के पार पहुंच गए हैं। एक दिन में रविवार को 107 नए मरीज सामने आए हैं। देश में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा 54 मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जहां इस वेरिएंट के अब तक 22 मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने एक्शन लेते हुए 4 निजी अस्पतालों को ओमाइक्रॉन अस्पताल में बदल दिया है। आज सुबह कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए डीडीएमए ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव समेत दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल होंगे और महामारी संक्रमण को रोकने के लिए रणनीति पर मंथन करेंगे। और अब बात सियासत की। यूपी के सियासी समर का पारा हाई हो गया है। वार पलटवार चल रहा है, रैलियों पर रैलियां चल रही हैं। इसी कड़ी में रविवार को बीजेपी ने 6 अलग अलग शहरों से जन विश्वास यात्रा निकाली, जो राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। देखिए कैसे जन विश्वास यात्रा के जरिए यूपी विजय का मेगा प्लान तैयार कर रही है बीजेपी। सियासत के गलियारों में कहावत पुरानी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यूपी जीत लिया तो दिल्ली जीतना आसान होगा। लिहाजा बीजेपी ने अपने इस मजबूत किले को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दोबारा यूपी की जनता का विश्वास जीतने के लिए बीजेपी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। मकसद सीधे जनता से जुड़ने का है। राजनीति में यात्राओं का हमेशा ही अहम रोल रहा है। मौजूदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इस बार यात्राओं का खूब शोर सुनाई पड़ रहा है और इसी रथ के जरिए जो पार्टी है वो अब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है, उनका रथ कैसा है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बड़े सोफे लगे हैं। छोटा सा ही एक केबिन है, लेकिन ये बिल्कुल इसको भी हाईटेक देने की कोशिश की गई है। यूपी के रण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी एक साथ उतरे। एक साथ यूपी के 6 जगहों से जन विश्वास यात्रा निकाली गई। जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की, जो अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली होते हुए लखनऊ तक जाएगी। इस धरती से जन्म लेकर यहां अपना समाज को संपूर्ण योगदान किया, ऐसी पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और यहां से आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूं।
मित्रों, हम सब लोग जन विश्वास यात्रा में अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. अमेठी तक जाएगी। कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। हमारा यह चरित्र रहा है और मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी चुनौती देता हूं। हमारी यदि कोई बात गलत हो तो उसका खंडन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे और जब वे फांसी के फंदा पे चढ़ने जाते थे तो डर से उनकी टांगें नहीं कांपा करती थी, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 15 दिनों तक चलेगी, जो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। ये यात्राएं 6 अलग अलग रूट से होती हुई 2 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेगी, जहां सभी 6 यात्राओं का समागम होगा। और इसी दिन बीजेपी एक मेगा इवेंट करने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है महासमागम। इस महासमागम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बता दें कि इस जन विश्वास यात्रा में हर रूट पर निकली यात्रा के साथ एक रथ होगा। इस रथ पर 3 बड़े नेता या पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यात्रा के साथ 10 कारों में यात्रा से जुड़े व्यवस्थापक होंगे। यात्रा किसी बड़े शहर में प्रवेश करेगी तब पार्टी का कोई बड़ा नेता उसे आगे के लिए हरी झंडी दिखाएगा। 2017 विधानसभा चुनाव के तर्ज पर इस बार भी बीजेपी सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। नवंबर 2016 में बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, जिसकी शुरुआत अमित शाह ने की थी। और अब बीजेपी अपने जन विश्वास यात्रा से महाविजय का मेगा प्लान तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो महीना दिसंबर का है, ठंड भी बढ़ रही है, पारा तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन यूपी में माहौल गरमाया हुआ है। आज यूपी के रण में फोन टैपिंग और आईटी रेड का शोर रहा। एक तरफ बीजेपी जनविश्वास यात्रा के जरिए जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर एक नया आरोप लगा दिया। आरोप विपक्षी पार्टी के नेताओं की फोन टैपिंग का। अखिलेश यादव तो यहां तक बोल गए कि योगी खुद उनका फोन सुनते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता।
फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है, जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए कांग्रेस इसके बारे में क्या कहें हम। और अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया है। योगी ने कहा फोन टैपिंग के आरोप गलत है। अखिलेश के करीबियों के घर आईटी के छापे पर सीएम योगी ने पहली बार बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि किसी ने कुछ गलत किया है तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने चोर की दाढ़ी में तिनके का उदाहरण भी दिया, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। योगी जी, आज आपने यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का आरंभ किया, किस तरीके का रिस्पांस है, क्योंकि 6 जगहों से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। और हमने, चाहे वह गरीब कल्याण का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आस्था के सम्मान का हो, या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का हो, गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक तबके को उन्नयन के लिए जो कार्य हुए हैं, इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये जन विश्वास यात्रा फिर से प्रारंभ हुई है। और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव और दूसरे जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बौखलाए हुए हैं, इसीलिए इनकम टैक्स, आपने जिक्र भी किया, अभी सीबीआई और ईडी का आना बाकी है। देखिए, सवाल ये है कि अखिलेश जी की सरकार पे के समय आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो दायर नहीं किया था। ये मामला तो कांग्रेस की सरकार के समय से दायर है। दूसरा, ये चीजें हमें देखनी होंगी कि इनकम टैक्स राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, और इस प्रकार के अनर्गल पर्यापलाप करके अखिलेश जी स्वयं हास्यास्पद बन जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से अगर कहीं पर अवैध और अनैतिक है, उन संस्थाओं की ड्यूटी है कि वहां पर उस पर वह रेड डाले, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनकी नाराजगी इस बात को प्रदर्शित करती है। चलिए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका ये कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ रही है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है इसीलिए एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ, नव भारत। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत। जन विश्वास यात्रा में भयंकर भीड़, अखिलेश की विजय रथ यात्रा में भयंकर भीड़, राहुल प्रियंका की जनसभा में भयंकर भीड़, ओवैसी की रैली में भी दिखी जमकर भीड़। यूपी की हर एक चुनावी रैली में भीड़ भयंकर। पब्लिक कंफ्यूज, कौन किसे दे रहा है टक्कर? ये लोकतंत्र का पर्व है या भीड़ जुटाने का खेला? हर रैली में नजर आए लोगों का ये रेला। मजमा दिखे शहर शहर, लेकिन हुजूम किसके साथ? सबसे बड़ा सवाल, वोटर किसके साथ?
2022 की लड़ाई, भीड़ इतनी, सीट कितनी। नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। बड़ा सवाल यही है कि ये भीड़ तो दिख रही है, लेकिन वोटर किसके साथ है? 2022 की चुनावी लड़ाई जोरों पर है। इसमें वार है, पलटवार है, आरोप है तो प्रत्यारोप भी है। निजी हमलों में भी कोई किसी से कम नहीं, और हर बड़ा नेता रैलियों के जरिए भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। बम्पर भीड़ के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आज हम इसी राजनीतिक सोच को समझने की कोशिश करेंगे और मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह भीड़ वोटों में भी तब्दील होती है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ा ये जनसैलाब युद्ध देखिए। ये यूपी के अंबेडकर नगर में निकाली गई बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जन विश्वास यात्रा है। जेपी नड्डा चुनावी रथ पर सवार थे। उनके आगे आगे सड़क पर लोगों का हुजूम चल रहा था। जेपी नड्डा हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन कर रहे थे और जेपी नड्डा को अपने बीच पाकर इन कार्यकर्ताओं में उत्साह जबरदस्त था। अब हमारे साथ चलिए यूपी के एक और शहर गाजीपुर में। यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जन विश्वास यात्रा निकाली। जिस मैदान में वो पहुंचने वाली थी, वहाँ पहले से हजारों की भीड़ उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ी थी। आलम यह था कि मैदान में तिल रखने भर की जगह नहीं थी और इस जन सैलाब को देखकर गदगद स्मृति ईरानी मंच से विरोधी दल पर हमलावर थी। भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ हाथ था और वो हाथ साइकिल पर सवार हमारी माँ बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भाइयों का इस मन से शपथ है, भूलना मत। रविवार को बीजेपी ने इसी तरह से यूपी के 6 शहरों से ये जन विश्वास यात्रा निकाली। जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी में थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया पहुंचे थे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर इस जन विश्वास यात्रा को सबसे पहले हरी झंडी दिखाई। जो व्यापारी, जो प्रताड़ित हिंदू पिछली सरकारों में 14 वर्षों की प्रताड़ना के दौरान पेशेवर माफिया और अपराधियों के द्वारा यहाँ से भगाए गए थे, वह व्यापारी, वह उद्यमी और वह हिंदू वापस अपने घरों को आया है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। आज पलायन होता है उन लोगों का। क्यों पीड़ा है सपा, बसपा और कांग्रेस को। बीजेपी के हर एक जन विश्वास यात्रा में भीड़ का आलम करीब करीब यही था और ये भीड़ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे 2022 की सियासी बयार बीजेपी के पक्ष में ही चल रही हो। और ये सिर्फ रविवार की तस्वीर भर भी नहीं थी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के शाहजहांपुर में थे। यहाँ वो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने पहुंचे थे और यहाँ उन्हें सुनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन अगर आप बीजेपी की इन रैलियों को देखकर ये सोचने लगे हैं कि इसका मतलब यूपी की जनता बीजेपी के साथ है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तो हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा ठहर जाइए और अखिलेश की रैलियों की तस्वीरें देखकर ही किसी नतीजे पर पहुंचिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कई दिनों से यूपी के अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं, लगातार विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। शनिवार को वो रायबरेली में थे और यहाँ उनके वादे नारे सुनने के लिए इतने लोग मौजूद थे कि संख्या बताना नामुमकिन था। ये भीड़ देखकर गदगद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, रायबरेली का ये जनसैलाब कह रहा अब होगा बदलाव रायबरेली में। ये समर्थन रायबरेली की सभी सीटें सपा को जिताएगा और बीजेपी का सफाया करेगा। शनिवार को रायबरेली में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन था। इससे पहले वो पूर्वांचल के जौनपुर में थे। यहाँ भी उन्होंने विजय रथ यात्रा निकाली थी। 2 दिन तक वो यहीं जमे रहे। यहाँ का नजारा तो रायबरेली से भी ज्यादा भव्य था। मीडिया के कैमरे ने बेहिसाब भीड़ को रिकॉर्ड किया और जौनपुर का माहौल लाल रंग में सराबोर दिखा। 2012 में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में बहुत अच्छी पकड़ बनाई थी, लेकिन 2017 में वो चमत्कार नहीं दोहरा पाए थे। लेकिन 2022 में अगर अखिलेश यादव ये चमत्कार दोहराते हैं तो इसको अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये भीड़ बता रही है कि अखिलेश यादव के पास समर्थन है। हालांकि ये समर्थन वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है।
कुल मिलाकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही प्रमुख दलों की रैलियों में लोग बेहिसाब तरीके से पहुंच रहे हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि फिर यूपी के चुनाव में पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि स्थिति तो इस हिसाब से कंफ्यूजन पैदा करने वाली है। और ना समझ में आने वाली दूसरी बात ये भी है कि ये भीड़ आखिर है किसके साथ, क्योंकि बड़ा सच तो ये भी है कि रैलियों में भीड़ उमड़े, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उससे वोट भी मिले, भीड़ वोटों में भी तब्दील हो। इसलिए समझना ये भी चाहिए कि अगर भीड़ वाकई इतनी पहुंच रही है तो इन पार्टियों को वोट कितने मिलेंगे और फिर चुनावी नतीजों में सीट कितनी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और सियासी पंडितों के मुताबिक इस बार यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही प्रमुख लड़ाई है। लेकिन क्या वो सियासी पंडित गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रैलियों में भी भीड़ ठीक ठाक पहुंच रही है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी भीड़ के जरिए ही यूपी में माहौल जमाने में लगे हुए हैं। अब ये नेताओं के खुद के जादू की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे एक बड़ा तंत्र काम कर रहा है? आपको इन सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। यूपी में 2022 का रण जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का फायदा नहीं होगा। चुनावी रेस में दम दिखाने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। इसकी बागडोर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के हाथों में। एक नारा दिया आपको, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल प्रियंका दोनों ही भाई बहन पिछले 2 दिन से रायबरेली और अमेठी के दौरे पर हैं। शनिवार को अमेठी में दोनों भाई बहन के साथ लोगों का रेला दिखा। यहां बाद में भीड़ को लेकर कांग्रेस और स्मृति ईरानी के बीच ट्विटर वॉर भी हुआ। यह किस्सा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले रायबरेली की यह तस्वीर देखिए। यह रविवार का नजारा। प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। वहां उन्हें सुनने के लिए काफी संख्या में महिलाएं आई थी। प्रियंका ने यहां एक बच्ची के साथ कार के अंदर ही बैठकर सेल्फी भी ली। लेकिन शनिवार को कांग्रेस ने राहुल प्रियंका के अमेठी पहुंचने के बाद वहां की भीड़ का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया और महंगाई पर आक्रोश जताने वाली महिलाओं के कुछ बयान सांसद स्मृति ईरानी को सुनाते हुए निशाने पर लिए। डंडा से मार कर हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गांव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी। लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? जमीन का हिस्सा लेकर अमेठी को बना रही है वो। अरे महिलाएं देखिए जो चूल्हा फूंक परेशान है। स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस को इस वीडियो का जवाब फौरन ट्विटर पर ही दिया और अमेठी की उसी भीड़ का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें महिलाएं जनसभा में आने के बदले कांग्रेस पर साड़ी कंबल न बांटने का आरोप लगा रही थी। आपका क्या कहीं साड़ी मिले, कम्बल मिले, हम सब साथ में। अच्छा, साड़ी के चक्कर में आई हो? कांग्रेस वाले साड़ी के लालच में लेके आए? लालच में लेके हुए भाई, बहाना से लेके हुए भाई, हमें सबका क्या पता रही। यानी आरोप के मुताबिक कांग्रेस की जनसभा में भीड़ आई नहीं थी, बल्कि लालच देकर बुलाई गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यूपी के हर चुनावी रैली का यही हाल है या कहीं कहीं लोग वाकई नेताओं के करिश्मे में बंधे खुद ही चले आते हैं? फिर जाहिर सी बात है, जितने भी दल हैं वो अपनी भीड़ के जरिए बताते हैं कि इतनी भीड़ जुट रही है, यानी कि जो लोकप्रियता है या लोगों की जो चाहत है जिस पार्टी की सरकार लाने की, वो उनकी पार्टी की उस भीड़ के जरिए जाहिर करती है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि इतनी भीड़ दिख रही है, जिसके बाहर भी लोग हैं। सभी दल के नेता इस तरह की बातें करते हैं। जाहिर सी बात है वो जताना चाहते हैं कि उनकी जो भीड़ है उससे काफी वोट मिलेंगे। राजनीतिक पंडितों की समझ अपनी जगह है, लेकिन तस्वीर कहती है कि नेताओं की रैलियों में बम पर भीड़ आ रही है। और मेरठ में ओवैसी की रैली में भी मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ दिखी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है। तो फिर ओवैसी की रैली में इतनी भीड़ क्यों? असल में चुनावी रैली में भीड़ जुटाने को लेकर एक पहलू ये भी है कि इसके लिए बाकायदा अब एक तंत्र काम पर लगता है। राजनीतिक रैलियों की रणनीति और उसका रूट बहुत कुछ सर्वे और इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट कंपनियां तय करती हैं। ये सब ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर प्लान किया जाता है। किसी जिले की रैली के लिए जिम्मेदारियों को अलग अलग स्तर पर बांटा जाता है। जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ कार्यकर्ता तक को भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती है।
पंचायत स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां भेजी जाती हैं। रैली में सम्मिलित लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। पार्टियां रैली में भीड़ लाने के लिए गाड़ियों के तेल का खर्च तक उठाती है। देखिए, चुनाव में क्राउड मैनेजमेंट एक पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है और उसका उपयोग जो है, जो भी राजनीतिक दल जितने भी हैं सब करते हैं। यानी कि भीड़ लाने के लिए बसें लगाई जाती हैं, पूरी टीम लगती है और वो कार्यकर्ताओं को, लोगों को जोड़ करके विभिन्न जिलों से लेकर के आती है। मजे की बात तो ये भी है कि कभी कभी एक दल विरोधी पार्टी पर यह भी आरोप लगा देता है कि चुनावी रैली सरकारी पैसे से आयोजित कराई गई और जनता की गाढ़ी कमाई भीड़ जुटाने में लगा दी गई। सच क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जैसा दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है और सियासत में तो वैसे भी सब कुछ जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको भीड़ तंत्र के मायने समझाने की कोशिश करेंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। नेताओं का अंतिम लक्ष्य चुनाव जीतना ही होता है और आज के दौर की पार्टियां चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं, इसमें से कोई शक नहीं। और इसलिए नेताओं की रैलियों में भीड़ का जुटना उतना रियल नहीं लगता जितना 4 दशक पहले जेपी और लोहिया की महारैलियों में नजर आता था। चुनावी रैली में बम्पर भीड़ का सच क्या? क्या सियासी रैलियों में भीड़ खुद से आती है? या राजनीतिक दल भीड़ को लालच देकर रैलियों में बुलाते हैं? इसका ठीक ठीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हम आपको आज ऐसी 2 रैलियों से जुड़े 2 वायरल वीडियो दिखाते हैं जो बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। पहला वीडियो यूपी में बीजेपी के एक रोड शो का है। इस वीडियो की लोकेशन हमें नहीं मालूम, लेकिन इसे यूट्यूब पर 16 दिसंबर 2021 को पोस्ट किया गया था, जिसमें भगवा गमछा पहने और बाइक पर बीजेपी का झंडा लगाए ये व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। अब दूसरा वायरल वीडियो देखिए। ये वीडियो 19 दिसंबर 2021 को यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। इसमें बाइक पर सवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उनके हाथों में समाजवादी पार्टी का झंडा है, लेकिन वो अखिलेश के नहीं बल्कि मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ उस दल के प्रति सच्ची निष्ठा रखती ही हो, और इसीलिए भीड़ का खेला हैरान भी करता है। जब कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय भी यहाँ लखनऊ में एक रैली हुई थी जिसको कहा गया था रैली नहीं रैला है, और पूरे लखनऊ में जनसैलाब दिख रहा था। तो वो एक दौर था जब लोग खुद जुटते थे, लेकिन अब ये एक पूरा प्रबंधन का काम बन गया है और भीड़ जुटाना एक पूरा सिस्टम बन गया है, और जो सभी दलों ने एक मैच्योर कर रखा उस सिस्टम को। हम चाहते हैं कि आज आप 46 साल पहले की जयप्रकाश नारायण की एक तस्वीर देखिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिल्ली में 25 जून 1975 की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी को सुनने के लिए तब देश के कोने कोने से लोग आए थे। ये बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। रैली में आने वाले लोगों के लिए गाड़ी, तेल और खाने का इंतजाम नहीं किया गया था। तब जेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ महारैली की थी। इस महारैली के पीछे का एक चुनावी इतिहास है, लेकिन इसी के बाद इंदिरा गांधी जेपी की लोकप्रियता से घबरा गई थी और डर कर आधी रात को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और इन नेताओं की रैलियों में जुटने वाली भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी, ये तब पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। हमारी इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी हैं।